Hello friends, welcome to an academy. This is me, Dr. Siddharth Arora. Friends, this is an open secret. Everyone knows about it. ऐसे कोई बात नहीं है कि जो मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ कि अनोखी बात है. Everyone knows about it. That current affairs are an integral part of UPSC Civil Service Examination preparation. Without current affairs, अब तो impossible ही हो गया है इस एग्जाम को पास करना. आई मे नॉट बी ओवर एम्फेसाइजिंग, मैं शायद गलत नहीं बोल रहा हूँ अगर मैं इस बात को बोल दूं कि एक्चुअली स्पीकिंग आपका 60-70% ऑफ दिस एग्जाम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरह से करंट अफेयर से एसोसिएटेड होता है. व्हेन आई से 60 to 70%, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको डायरेक्टली कोई न्यूज़पेपर से उठाकर फैक्ट्स एंड फिगर्स पूछ लिए जाते, कभी कभी वो भी पूछ लिए जाते, बट इन मोर ऑफन देन नॉट आपके जो स्टैटिक पोर्शन ऑफ पॉलिटी है या स्टैटिक पोर्शन ऑफ सब्जेक्ट है उसको करंट अफेयर से रिलेट करके बड़े आराम से पूछा जा सकता है. सो अगर आप प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस उठा के देख लोगे तो यू विल सी मेनी सच क्वेश्चन. आइदर वेज, आज मैं जो तुम्हारे लिए लेकर जा रहा हूं, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज करंट अफेयर्स फॉर 2024 विच ऑब्वियसली आर द अनमिसेबल टॉपिक्स फॉर यूपीएससी सीएसई 2025. इससे पहले कि मैं ये सब स्टार्ट करूं, आप सब लोगों के लिए ये एक मेजर अनाउंसमेंट है. दैट इज फ्रॉम अनअकैडमी, दैट इज फ्रॉम ड्रीम टू रियलिटी. नाउ दिस इज एन अमेजिंग ऑफर फॉर ऑल ऑफ यू. 50% ऑफ आपको मिल रहा है. नाउ ये बड़ा अलग तरह से 50% ऑफ है. इन अदर वर्ड्स कि अगर आप 9 मंथ्स की पेमेंट करते हो तो आपको 9 मंथ्स का कोर्स के साथ 9 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी मिलता है. सिमिलरली 12 मंथ के कोर्स के साथ 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन मिलता है. 18 मंथ के साथ 18 मंथ का फ्री एक्सटेंशन मिलता है. Now this is an amazing offer and I don't think you should miss it, considering that the best of the best educators are all on one platform. आपको इस कोड को ध्यान रखना है, SIDLIVE, SIDLIVE. ये मेरा रेफरल कोड है. मेक श्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ इट. और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो ऑफर है ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. राइट, सो इट इज क्रूशल दैट यू टेक दिस अपॉर्चुनिटी नाउ एंड नाउ एंड नाउ. इसको वेस्ट मत करना. आई एम श्योर कि ऐसा ऑफर फिर शायद कभी ना आए. सो मेक श्योर दैट यू डू दिस पार्ट. सो विदाउट मच अडू, राइट, सबसे पहले मेरे कुछ इंस्ट्रक्शंस है. इन द सेंस क्योंकि ये मैं बना रहा हूं तो मेरा हक भी बनता है और मेरी ड्यूटी भी बनती है कि मैं तुम्हें यह बात बता दूं दैट हाउ डू यू गो अबाउट इट, कैसे आप लोगों ने इस वीडियो का फायदा उठाना है. सो आई विल बी डीलिंग विद 5 बिग टॉपिक्स. 5 बड़े टॉपिक्स होंगे. मेरी आदत ऐसी नहीं है. आई डोंट कट द कॉर्नर्स. आई मेक श्योर कि जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं वो तुम्हें एग्जैक्टली एग्जाम में काम आ जाए. हैविंग सेड सो, ये मेरे लिए जरूरी है कि आप भी इसको ढंग से पढ़ो. एक नोटबुक निकाल लो या फिर 5 अलग अलग पेजेस निकाल लो. एक पेज पर एक टॉपिक करना और मैं इंश्योर करूंगा कि आफ्टर यू फिनिश या आफ्टर आई फिनिश टीचिंग तुम्हें उसके बाद वो टॉपिक किसी भी बुक से, किसी भी करंट अफेयर मैगजीन से, किसी न्यूज़पेपर से, कहीं से भी, किसी पीडीएफ वगैरह से, कहीं से भी ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो दिस इज एब्सोल्युटली वन फाइनल टाइम कि आपको ये टॉपिक करना पड़ेगा. मेक श्योर दैट यू मेक योर नोट्स ताकि इसके बाद तुम्हें दोबारा ना पढ़ना पड़े. लेट्स स्टार्ट दिस विद टॉपिक नंबर 1. सो फर्स्ट करंट अफेयर जो मुझे लगता है इस टाइम पे बड़ा रेलेवेंट है एंड ऑल ऑफ यू शुड नो, इज रिलेटेड टू a very important topic, that is state acquisition of private property. पहले हेडिंग डाल लो, state acquisition of private property. Now एक एक शब्द का बड़ा इंपॉर्टेंट यूटिलाइजेशन होना चाहिए. सी, हम लोग वैसे रहे नहीं, ओके, इन द स्ट्रिक्टेस्ट सेंस हम लोग सोशलिस्ट रहे नहीं, लेकिन हमारा जो डीएनए है इन द सेंस की जो हमारी एक्चुअल फिलॉसफी है वो सोशलिज्म से रिलेटेड जरूर है. लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. सो अगर मैं प्रियम्बल पढ़ के देखूं तो उसमें लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly on this 26th day of November 1949, do hereby adopt and act and give to ourselves this constitution. Full stop. Now the situation यहां पर है कि यहां पर हमने एक सोशलिस्ट वर्ड देखा. Now what is सोशलिस्ट वर्ड का यहां पर महत्व? सबसे इंपॉर्टेंट है कि यह शब्द फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम था ही नहीं. इनफैक्ट जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल यानी कि बाबा साहब का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 जनवरी 1950 को फाइनली एनफोर्स कर दिया था, उसमें सोशलिस्ट वर्ड ही नहीं था.
लेकिन ये गलत फहमी हमें नहीं रखनी चाहिए कि हमारे फाउंडिंग फादर सोशलिज्म को फॉलो नहीं करना चाहते थे। कैन वी रीड द प्रीएम्बल अगेन? एक बार सब तुम भी खोल के देख लो। उसमें लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉल्वेंट रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अभी के लिए तो ये छोड़ देते। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो ये जो वर्ड आया ना, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, दिस इज ऑल्सो अ सोशलिज्म का एक कॉन्सेप्ट। इनफैक्ट आपको इसको जोड़ के देखना चाहिए विद जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। ये भी हमारा वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है। तो हमारे इस कॉन्सेप्ट को गांधीयन सोशलिज्म बोला जाता है। नाउ गांधीयन सोशलिज्म हमारा अपना एक ब्रांड था, हमारी अपनी एक डिजाइन थी, तो हमने उसको अपने अलग तरीके से अडॉप्ट करना था। लेकिन उस जमाने में जब सोशलिस्ट वर्ड कोई सुनता था ना, तो उसको सीधा रशिया याद आता था, राइट? उसके दिमाग में और कोई ख्याल ही नहीं आता। तो बोलते वो सोशलिस्ट मार्क्स होगा, कार्ल मार्क्स। सो ही वुड थिंक अगर आप सोशलिस्ट वर्ड 1950 में बोलते तो भाई किसी और को पता ही नहीं चलता कि कोई और ब्रांड ऑफ सोशलिज्म नाम भी होती है। सोशलिस्ट का मतलब होता है मार्क्सिस्ट, कम्युनिज्म, यही सब सोचते थे। अब इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने थोड़े बहुत एलिमेंट्स उस वाले सोशलिज्म, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म के लिए ले लिए, और ज्यादातर जो कॉन्सेप्ट है वो गांधीयन सोशलिज्म के ले लिए, और एक नया ब्रांड बना दिया जिसको बोला गया डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ब्लेंड, दो चीजों को मिक्स कर दिया। हमारे सोशलिज्म को एक नया ब्रांड के फॉर्म में एक्सरसाइज करना था। इसीलिए बाबा साहब ने सोशलिज्म वर्ड ही नहीं यूज किया। वो तो बहुत लेटर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 42वें संशोधन में मैडम इंदिरा गांधी ने इसको वर्ड डाल दिया। आज भी इसमें बहुत सारी ऑब्जेक्शन होती है। इनफैक्ट बड़ा रिसेंटली ऐसे बहुत सारी पिटिशंस भी डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में कि इस वर्ड को हटाया जाए। बट देन सुप्रीम कोर्ट से क्या फर्क पड़ता है? क्वाइट अ बिट ऑफ वाटर हैज ऑलरेडी फ्लोन। अब छोड़ो यार, कहानी खत्म करो, जो है सो है, राइट? लेट्स नॉट स्टार्ट बजिंग अबाउट स्मॉल मैटर्स, स्टार्ट फिडलिंग अबाउट सच मैटर्स। लेकिन क्या ऐसा बात है कि हमारे पास सोशलिस्ट वाले फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए? अब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जो बी और सी पोर्शन है ना, उसको जरा ध्यान से देखो। तुम्हें, आई होप तुम्हें दिखाई दे रहा है। सो सबसे पहले लिखा है सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग। अब आगे पढ़ना स्टार्ट करो, ध्यान से पढ़ना। यहां लिखा है दैट द ओनरशिप एंड द कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सबसर्व द कॉमन गुड। अभी के लिए से बी पे ध्यान दो, सी भी छोड़ दो। सो यहां पर सर एक बड़ा मेजर पॉइंट है। एक बार फिर से चलते हैं रशिया चलेंगे। रशिया में कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट चल रहा था, यूएसएसआर, राइट? वहां कम्युनिज्म चलता है। वहां पर क्या होता है, या कार्ल मार्क्स के कॉन्सेप्ट को, अगर बड़ा मुश्किल है लेकिन फिर भी समझाया जा सकता है, अगर मैं 30 सेकंड में समझाने की कोशिश करूं, 30 सेकंड में कार्ल मार्क्स बताओ, 30 सेकंड में कार्ल मार्क्स को समझना बड़ा सिंपल है। उसमें क्या है, वो बोलते हैं कि अगर स्टेट है, राज्य के पास टोटल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज 1000 रुपए है, लेट्स अज्यूम 1000 रुपए, तो वो जो 1000 रुपए है उसको सारा का सारा 1000 रुपया कंट्रोल करेगा स्टेट खुद, और स्टेट उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा इन इक्वल टर्म्स टू एवरीवन। अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। तो कम्युनिज्म, देखो बड़ा अजीब खेल हो रहा है ये। अगर मैं कार्ल मार्क्स की बात करूं, मैं यूएसएसआर की बात करूं, तो वो बोलते हैं कि जी अगर 1000 लोग रहते हैं राज्य में और 1000 रुपया है हमारे पास, हर एक को एक एक रुपया बांट दो, एब्सोल्यूट इक्वालिटी है। इंडिया ने थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट वहां से रखा हुआ है। इन अदर वर्ड्स, हमारे यहां पे भी नेशनलाइजेशन ऑफ माइंस हुए, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हुए, वैसे तो अब तो प्राइवेटाइजेशन भी हो गया, बट फिर भी बहुत सारे रिसोर्सेस नेशन के पास है। लेकिन इंडिया का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मिलता जुलता होते हुए भी अलग है। इंडिया फिर से यहां पर क्या बोल रहा है, 39 सब क्लॉज बी में बोल रहा है कि अगर 1000 रुपया है, 1000 रुपया रख लिया, 1000 रुपए के जो मटीरियल रिसोर्सेस है उसको कंट्रोल करेगा स्टेट, और उस स्टेट को हक है कि वो उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करे कि सबसे ज्यादा लोगों का भला हो सके। तुम्हें तलिस्मान याद आ रहा होगा, गांधी जी का तलिस्मान लिखा हुआ था एनसीईआरटी में। गांधी जी बोलते रहे कि जब मुझे कोई
डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आती है तो मैं हमेशा उस आदमी के बारे में सोचता हूं जो कि सबसे डिसएडवांटेजियस पोजीशन में, जो सबसे ज्यादा दुखी है, जो सबसे ज्यादा गरीब है। कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है। तो 39 सब क्लॉज बी में देखो देखो पहली लाइन तो मैं कार्ल मार्क्स जैसी लगेगी, ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर्ट है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट ऐसी होगी कि इट विल सबसर्व द कॉमन गुड, सबसे ज्यादा होगा। आई होप मैं तुम्हें ये बात समझा पाया। तो इन अ वे ये मिक्सचर हो गया, थोड़ा बहुत कार्ल मार्क्स हो गया, थोड़ा बहुत हमारा कॉन्सेप्ट हो गया ऑफ वेलफेयर स्टेट, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। नाउ द क्वेश्चन जो हमारे सामने आया इन दिस केस, और दिस केस का नाम था प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने जो प्रश्न आया, एंड द क्वेश्चन दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज टू आंसर, कि ये जो आप रिसोर्सेस की बात बोली कि जी आपके पास रिसोर्सेस आएगी, फिर आप कॉमन गुड के अनुसार उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये रिसोर्सेस मतलब क्या? क्या ये रिसोर्सेस का मतलब वो प्रॉपर्टी भी है जो आपके प्राइवेट ओन्ड प्रॉपर्टी है, जो आपका अपना घर है, जो आपकी अपनी फैक्ट्री है, जो आपकी अपनी दुकान है, जो आपकी अपनी जमीन है? क्या ये उसमें ये प्राइवेट प्रॉपर्टी भी इंक्लूड कर ली जाएगी, या फिर केवल जो सरकारी लैंड है या पब्लिक लैंड है या पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा? इन अदर वर्ड्स ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन सामने आ गया इन दिस केस। सो द पॉइंट यहां पर है, 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा, 9 जजेस बैठे, और 9 जजेस ने इसको यह बात सोची कि क्या स्टेट की पावर प्राइवेट प्रॉपर्टी पर भी चलते हैं? क्या स्टेट प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी उस कॉमन पूल में मान सकता है कि जी जिसको वो बोल सकता है कि ये ओनरशिप है, ये कॉमन रिसोर्सेस है, इन कॉमन रिसोर्सेस को स्टेट यूज कर सकता है टू सबसर्व द कॉमन गुड? आई होप मैं तुम्हें समझा पा रहा हूं। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको कि आपने इस पॉइंट पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि क्या उसको माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो। व्हाट? नो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टीज को हम लोग मटीरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी, जो 39 सब क्लॉज बी में यूज किया हुआ है, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, मटीरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी। मटीरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी में इसको नहीं यूज किया जा सकता। तो पब्लिक प्रॉपर्टी अलग होती है, जो सरकारी भूमि होगी, सरकारी जमीनें होंगी, सरकारी रिसोर्सेज होंगे, दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट। लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी को इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तुम्हारे मन में यह सवाल आ रहा होगा, आना तो चाहिए वैसे, कि सर ये सवाल उठा ही क्यों? फॉर द फर्स्ट टाइम ये उठना ही क्यों चाहिए? मतलब कहीं कहीं तो कॉमन सेंसिकल भी होता है ना, क्योंकि हमने तो वो कम्युनिज्म वाला, कार्ल मार्क्स वाला कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं किया था, तो फिर ये सब बात उठनी ही नहीं चाहिए थी। सो ये क्वेश्चन तो आना ही नहीं चाहिए था कि कैन द स्टेट हैव ब्लैंकेट अथॉरिटी टू एक्वायर प्राइवेट एसेट? जी तो प्रश्न ही अजीब सा बनता है सर, कैन द स्टेट हैव ब्लैंकेट अथॉरिटी टू एक्वायर प्राइवेट एसेट? आंसर येस और नो से आने से पहले आपको इस बारे में विचार करना चाहिए कि ऐसा सवाल उठा ही क्यों। बिल्कुल सही बात है सर। सर ऐसा सवाल इसलिए उठा क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम कुछ और है। हमारे पास एक कहानी है। क्या सर? देयर इज अ लीगल हिस्ट्री ऑन दिस पार्ट। सी 1970s में सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन कुछ और थी और आज की ऑब्जर्वेशन कुछ और है। मैं एक सुप्रीम कोर्ट लॉयर हूं, मोस्ट ऑफ यू नो मी, और बहुत सारे लोग मुझसे आके ये प्रश्न पूछते हैं कि सर एक चीज 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने ना किया था या हां किया था, फिर 60s में उसी को ना या हां किया, कभी वो बदल देते अपनी जजमेंट, कभी वो सेम रखते, ये क्या चक्कर है? लॉ क्या हमेशा चेंज होता रहता है? बेटा लॉ नहीं चेंज होता, इंटरप्रिटेशन चेंज होती है। एक बहुत अच्छी लाइन बोली जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट। मैं समझाने की कोशिश करता हूं। क्या जब तुम छोटे थे, जब तुम 5 साल के थे, 6 साल के थे, तब एक छोटी छोटी चॉकलेट के लिए, टॉफी के लिए रो पीटते थे, लेकिन जब तुम 25 साल के हो जाओगे तो क्या उसी टॉफी के लिए रोना पीटना स्टार्ट करोगे? नो। क्या तुम 45 साल के हो जाओगे तो भी वैसे ही बच्चों वाली हरकतें करोगे? नो। क्यों? क्योंकि टॉफी वही रही, चॉकलेट वही रही, लेकिन तुम्हारी इंटरप्रिटेशन बदल गई। एंड दैट इज समथिंग ऑन द सेम लाइंस विद रिलेशनशिप टू लॉ। जब हम लॉ को इंटरप्रेट कर रहे होते तो हमारी
उस समय की सामाजिक, उस समय की पॉलिटिकल सच्चाइयां अलग होती है, समाज उसको अलग नजरिए से देखने लगता है। तो सेम थिंग, फॉर एग्जांपल प्राइवेसी, प्राइवेसी को अलग निगाह से देखा गया था 1950s में, और 1970s में अलग देखा जाएगा, 2000s में अलग देखा जाएगा, आज से 100 साल के बाद कुछ और निगाह से देखा जाएगा। तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट नहीं माना जाता था, लेकिन 2018 में जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान लिया। तो डज नॉट मीन कि लॉ चेंज हो गया, लॉ की इंटरप्रिटेशन बदल गई। 1970s में 4 बड़े फेमस जजेस हुआ करते थे। उनका नाम था जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर, जस्टिस भगवती, जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी और जस्टिस देसाई। ये सब सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे। इनको 4 मस्केटियर्स के नाम से रेफर किया जाता था। Now प्लीज अंडरस्टैंड, 1970s और 1980s में, अर्ली 1980s तक तो इंडिया का जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट था वो सही में ट्रू ब्लू, एब्सोल्यूटली ट्रू ब्लू सोशलिस्ट ही था। हम लोग बिल्कुल मतलब दिल से, हमारे हरकतों में, हमारे स्पिरिट में, हमारे एक्शन में हम मानते ही नहीं थे फ्री मार्केट इकोनॉमी को। ये तो वे लेटर जब मनमोहन सिंह साहब और नरसिम्हा राव साहब की सरकार आई, नरसिम्हा राव की सरकार आई और मनमोहन सिंह साहब के फाइनेंस मिनिस्ट्री में एलपीजी बजट निकाला गया, द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाला बजट, और फ्री मार्केट्स इकोनॉमी का एक वेव स्टार्ट हो गया इंडिया में। उससे पहले तो हम सोशलिस्ट ही थे। तो उस टाइम का जो सामाजिक सच्चाई थी, जो पॉलिटिकल सच्चाई थी, वो सोशलिस्ट थी। एज ऑफ टुडे, तो उन दिनों जो ये जजेस थे, जब सुप्रीम कोर्ट के थे, उनका बड़ा पीपल सेंट्रिक अप्रोच था। उनके जजमेंट जो थे वो हमेशा पुअर और अंडर प्रिविलेज, उनके लिए ध्यान रखते थे। तो वो ना ज्यादा उस बारे में सोचते थे कि यार ये कैपिटलिज्म वाली दुनिया नहीं चाहिए हमको, बिजनेस में करोड़ों रुपया, अरबों रुपया आ रहा है, ये नहीं, हमें तो वो सोशलिस्ट बेंट ऑफ माइंड वाले चाहिए। और उनमें से एक ह्यूज जज थे जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर। उन्होंने एक डॉक्ट्राइन दिया था जिसको बोला गया कृष्णा अय्यर डॉक्ट्राइन या फिर वी आर कृष्णा अय्यर डॉक्ट्राइन। उनका यह मानना था कि मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी, जो अभी आर्टिकल 39 सब क्लॉज बी में यूज हुआ, उसमें दोनों होने चाहिए थे, प्राइवेटली ओन्ड एज वेल एज पब्लिकली ओन्ड, यानी कि स्टेट ओन्ड रिसोर्स। तो ये रंगनाथ रेड्डी जजमेंट थी, और ये बहुत टाइम तक यही एक्सेप्टेबल माना गया था कि यार जब स्टेट रिसोर्सेज की बात कर रहे हो तो उसमें दोनों है जी, प्राइवेट ओन्ड भी है और पब्लिक ओन्ड भी है। सो दिस इज समथिंग दैट वाज, मतलब ऐसा लगा था कि यही लॉ है। बट इन द प्रेजेंट केस, इन द इंस्टेंट केस ऑफ प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सुप्रीम कोर्ट ने अय्यर डॉक्ट्राइन को ओवर रूल कर दिया, बोला कि नो, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स, एंड इनफैक्ट इसको उल्टा बोला गया। तो अभी इस टाइम की ऑब्जर्वेशन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, टू डिक्लेयर दैट 39B इंक्लूड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्राइवेट रिसोर्सेज अमाउंट्स टू एंडोर्सिंग अ पर्टिकुलर इकोनॉमिक आइडियोलॉजी एंड स्ट्रक्चर फॉर आवर इकोनॉमी। तो जस्टिस कृष्णा अय्यर्स जजमेंट एंड रंगनाथ रेड्डी जजमेंट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्टिकुलर इकोनॉमिक स्कूल ऑफ थॉट। तो उस टाइम पर सोशलिस्ट का जमाना था, तो उस टाइम पर उस तरह से इंटरप्रिटेशन की जाती थी। आज वो जमाना है ही नहीं, आज हम लोग प्रैक्टिकली कैपिटलिस्ट हो चुके हैं। सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट हमारा वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट से मैच खा रहा है। तो आज यू कैन नॉट इंक्लूड कि वो कैपिटलिस्ट थॉट प्रोसेस में तुम लोग वो सोशलिज्म का बेंट ऑफ माइंड डाल दो, इट डजंट वर्क दैट वे। तो इन अ वे इस जजमेंट ने थैंकफुली एक बड़ा मेजर काम कर दिया कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट्स है उसकी रिस्पेक्ट हो गई, उसको ऑनर मिल गया। इन अदर वर्ड्स, इसको हेडिंग को देखो, यहां देखा है, सुप्रीम कोर्ट्स हिस्टोरिक रूलिंग रीडिफाइंस प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स, फेवर्स मार्केट इकोनॉमी ओवर स्टेट कंट्रोल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इट इज एक्चुअली अपहोल्डिंग द राइट्स ऑफ द प्राइवेट individuals and the private entities to hold on their property without fearing that this would one day become a part of the common pool and thus defined as material resource of the community as per article 39 sub clause B। तो ऐसा नहीं होगा। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारे लिए प्रीलिम्स में, मेंस में, 39 सब क्लॉज बी से रिलेटेड। आई होप तुम्हें ये सारा का सारा टॉपिक समझ में आ गया है। सो क्या गायब हो गया या क्या ओवररूल हो गया? अय्यर डॉक्ट्राइन इज गॉन। So Ayer doctrine, the one which was absolutely talking about the socialistic bent of mind, वो completely overrule हो गया। और अब इसका आंसर तुम्हें आ गया, ये तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना, कैन द स्टेट एक्वायर ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टी? आंसर बिंदास बोल देना, नो।
राइट? सो एज ऑफ लेटेस्ट जजमेंट प्रॉपर्टी राइट्स हैव बीन रिस्पेक्टेड। आई होप मैं तुमको ये समझा पाया। प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मेक श्योर दैट यू नो ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस। मेरे ख्याल से 15-20 मिनट में ये एक टॉपिक मोर और लेस डन। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट टॉपिक, राइट? रेडी? सो पेज बदलो, दूसरा टॉपिक लेते हैं। लेट्स फिनिश ऑफ दैट वन ऑल्सो एंड कंप्लीट द सीक्वेंस। So the next is related to a breaking news which was related to Assam Accord. So what is it? This is Assam Accord case. Supreme Court upholds validity of Section 6A of Citizenship Act. Way back Section 6A पे related questions आते थे, okay? लेकिन for a while ये question नहीं आने लग गए। अब मुझे ऐसा शक है कि there will be a reversal and there is a very high chance of this question coming back again. So Section 6A किसके लिए डील कर रहा है? ये उन बांग्लादेशी नेशनल्स, देखो बांग्लादेशी नेशनल्स बोलो या आज के देश में बांग्लादेशी नेशनल्स बोलो, कि थोड़ी बहुत इतिहास तुम्हें पता होना जरूरी है बिफोर आई एक्सप्लेन दिस पार्ट। तो लेट्स हैव एन ओल्ड स्टोरी, और इस ओल्ड स्टोरी से बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू यू प्रॉपर्ली। तो पहले क्रोनोलॉजी समझो, लुक एट द बोर्ड एंड ध्यान से समझने की कोशिश करो। सो जब पाकिस्तान बनाया गया, राइट, बाय द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो पाकिस्तान मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट बना। वर्ड था मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट, मुस्लिम बहुसंख्यक एरियाज बने ऑफ वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ब्रिटिश बलूचिस्तान, खैरपुर, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड सिलेट। ओके, तो पाकिस्तान बड़ा सरप्राइजिंगली जो नया कंट्री बना वो दो पार्ट्स में बना, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान। नाउ हुआ तो सोचा तो जिन्ना ने ये था कि जी हम तो कुछ नया दुनिया बना रहे, बट एक्चुअली वो कंप्लीटली इलॉजिकल उसका फैसला था, उसको खुद को भी नहीं मालूम था वो क्या बना रहा है। आइदर वेज, जब वेस्ट पाकिस्तान बना और ईस्ट पाकिस्तान बना, तो ईस्ट पाकिस्तान वाज द बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स। नाउ वेस्ट पाकिस्तान द उर्दू स्पीकिंग और द पंजाबी स्पीकिंग पाकिस्तान ने पूरी तरह से इस ईस्ट पाकिस्तान को पपेट स्टेट बना दिया, जैसे कठपुतली की तरह, यू नो, उसको एक पपेट स्टेट बना दिया। उसके साथ बड़ा ही ज्यादा सौतेला व्यवहार हुआ। जितनी भी डोमिनेशन हो रही थी वो पश्चिमी जगह से हो रही थी, वेस्ट पाकिस्तान से हो रही थी। पॉलिटिकली, मिलिटरली, इकोनॉमिकली, लैंग्वेज पर, सब जगह पर वेस्ट पाकिस्तान का गेम चल रहा था। वो बंगाली मुस्लिम्स को ईस्ट पाकिस्तान को बड़ा सेकेंड रेट सिटीजन्स मानते थे। नाउ बाय दैट, अब कितनी देर दबा के रखोगे? 1960s आते आते ईस्ट पाकिस्तान में इसके खिलाफ आवाजें उठने लग गई, एंड लेट 1960s में आते आते डेमोक्रेटिक मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ अवामी लीग, शेख मुजीबुर रहमान की लीडरशिप में इस वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ बातें उठने लगी। बोला यार तुम वहां पर राज करो, हम यहां पर जमहूरियत यानी कि डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करेंगे। वहां पर इलेक्शंस हुए, चुनाव हुए, और अवामी लीग जीत गई। जब अवामी लीग जीत गई तो वेस्ट पाकिस्तान को तो सहन आ गया। उस टाइम पर वहां का जो डिक्टेटर था वो था एक मिलिट्री जनरल जिसका नाम था याह्या खान। याह्या खान को यह बात सही नहीं गई कि शेख मुजीबुर रहमान इतना सक्सेसफुल हो गया और ये बंगाली मुस्लिम्स हमारे सामने कैसे आवाज उठा रहे। तो याह्या खान ने अपने एक मिलिट्री जनरल जिसका नाम था टिक्का खान, उसको ऑर्डर दिया और बोला कि ऐसे करो। और ये कहानी काफी लंबी चल रही थी। टिक्का खान तो केम लेटर, ये 60s में ही शुरू हो गए थे, 1966 के बाद ही स्टार्ट हो गए थे। लेकिन बाय द टाइम 1971 हुआ, राइट, 1971 25 मार्च ऑफ 1971 को तो इंतहा हो गई। जनरल टिक्का खान को ऑर्डर मिला याह्या खान से, यानी कि उसके डिक्टेटर से, कि बांग्लादेशी यानी कि द ईस्ट पाकिस्तानी को स्लॉटर कर दो, जेनोसाइड कर दो। एक्चुअली ऑर्डर किया गया था कि 30 लाख को मार दो, मर्डर कर दो, देखो ही मत कौन सामने, मार डालो। तो 25 मार्च 1971 को एक ऑपरेशन सर्चलाइट नाम का ऑर्डर किया गया और ढाका यूनिवर्सिटी पर प्रैक्टिकली पाकिस्तान आर्मी ने हल्ला बोल दिया। और उसने जब हमला बोला तो उसके बाद जो जेनोसाइड हुआ
वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। ईस्ट पाकिस्तानी बेचारे पाकिस्तान की आर्मी के जेनोसाइड के टारगेट बन रहे थे। अब वो बेचारे कहां जाते, क्योंकि पाकिस्तान को तो याहिया खान, वो खुद ही कंट्री ने अपने ही लोगों के जेनोसाइड करना शुरू किया, तो वहां से बहुत सारे लोग अपनी जान बचाकर भागने लग गए। वो बॉर्डर से छुप छुपा कर इंडिया की तरफ आने लग गए। हमारे एरियाज में, बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट में, वेस्ट बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट में वो लोग जाने लगे। और ये कोई थोड़े बहुत नहीं थे, ये लाखों में थे। एट द पीक कुछ 80 से 90 लाख ऐसे रेफ्यूजीज इंडिया में जमा होने लग गए। उस समय की हमारी प्रधानमंत्री थी मैडम इंदिरा गांधी। उनको उस टाइम के चीफ मिनिस्टर्स त्रिपुरा, मिजोरम वगैरह सब जगह के, वेस्ट बंगाल, सब लोगों ने टेलीग्राम डाले कि मैडम प्राइम मिनिस्टर, ये तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, ये तो एक डेमोग्राफिक चैलेंज हो जाएगा, ये इतने सारे लोग कैसे हम सहेंगे। तो मैडम इंदिरा गांधी ने पहले तो डिप्लोमेटिक मीन्स यूज किए, यूनाइटेड नेशंस गए, अमेरिका को बोला, इसको बोला, उसको बोला, लेकिन कुछ ना हुआ। और फिर 3 दिसंबर 1971 को एक्चुअली एक मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और वो 16 दिसंबर 1971 तक चला। 16 दिसंबर 1971 को जो वॉर खत्म हुआ, जिसको हम लोग विजय दिवस के नाम पे सेलिब्रेट करते हैं, वो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर था, राइट ना। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में एक नया नेशन को इंडिया ने क्रिएट किया और वो था बांग्लादेश। तो इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान वाला ये कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। अब ये नया कॉन्सेप्ट आ गया, एक नई कंट्री आ गई, एक नया सॉवरेन कंट्री आ गई, दैट इज ऑफ बांग्लादेश। अब स्टोरी बढ़ती है आगे आज के टॉपिक पे। टॉपिक ये है कि वो जो रेफ्यूजीज आए थे, ये सारा खेल शुरू तो वहीं से हुआ था, लेकिन इनमें से कई सारे लोग वापस ही नहीं गए। तो इनको इंडिया अच्छा लगने लग गया, रास आ गए, ये लोग अडॉप्ट हो गए, बोले यार ये अच्छा है, वहां पे कौन जाएगा, हम नहीं जाते। सो देश डिसाइडेड टू स्टे बैक। अब प्रॉब्लम वही है, वॉर से पहले भी वो एक डेमोग्राफिक चैलेंज था और वॉर के बाद भी वो लोग वहीं रह गए, तो चैलेंज तो वहीं का वहीं रह गया। तो तुमने तो सब कुछ करके हो गया, मोर थिंग्स चेंज, मोर दे रिमेन द सेम, एंड दैट इज वेयर द सिचुएशन स्टार्ट्स बिकमिंग अगली। धीरे धीरे आसाम में खासकर राइट इसके खिलाफ आवाजें उठने लग गई और खासकर 1979 में एक ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन को लीड करते हुए प्रफुल्ल महंतो, जो कि एक स्टूडेंट लीडर थे, वहां पर उन्होंने बोला कि आइडेंटिफाई करो और निकालो, ये सब इलीगल लोग हैं, इनको निकालो यहां से, अदरवाइज ये एक जो आसाम का एक्चुअली इंटरनल कल्चर है, जो इंडिजिनस कल्चर है, वही डिस्ट्रॉय हो जाएगा और जो आसाम के लोगों को रिसोर्सेज मिलने वो यहां पे बढ़ जाएंगे। सो इनको निकालने का पॉइंट हुआ, बड़ा वायलेंस स्टार्ट हुआ और एक जबरदस्त मूवमेंट के अंत को लाया गया। कैसे लाया गया इसको अंत करने के लिए? इसको अंत करने के लिए एक आसाम एकॉर्ड साइन किया गया। आसाम एकॉर्ड मतलब एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के फॉर्म में एक सेटलमेंट किया गया बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट लेड बाय एट दैट टाइम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी जी। 15 अगस्त 1985 को इसको अमेंड किया गया और रादर इसको सेटल किया गया। तो अगर आपको इसमें फोटोग्राफ दिखेंगे तो आपको इसमें प्रफुल्ल महंतो भी दिखाई देंगे एट अ वेरी यंग एज। सो देखो ये प्रफुल्ल महंतो है, राजीव गांधी जी एक साइड है और इन्होंने बोला जी लेट अस गेट टू अ सेटलमेंट, ये लड़ाई झगड़ा करके क्या होने वाला है। तो प्रफुल्ल महंतो और बाकी सब लोगों ने, स्टेक होल्डर्स ने बोला कि जी ऐसे कैसे सेटल करोगे, ओके यू विल हैव टू डिफाइन समथिंग ना, ऐसे थोड़ा ना, तो इलीगल है जो डिपोर्ट करो, उनको बाहर निकालो यहां से। तो बोले नो नो ऐसे नहीं करेंगे, हम एक नया अमेंडमेंट लाएंगे, सेक्शन 6A बनाएंगे इन द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1985। तो बोला जी सेक्शन 6A में क्या होगा? तो सेक्शन 6A में सीक्वेंस कुछ इस तरह से होगा। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू प्रॉपर्ली। सो सेक्शन 6A में 3 पोर्शंस को इस तरह से डिवाइड किया जाएगा, मैंने तुम्हारे लिए सिंप्लीफाई किया। तो सबसे पहले बोला गया कि जो लोग आसाम में आए थे बिफोर जनवरी 1, 1966 वो तो इंडियन सिटीजन है, उनकी तो कोई कहानी नहीं है, उनका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो ये तो पक्का ही है, तो इसके आगे मैंने श्योर लिख दिया। दोज हु अराइव्ड बिटवीन जनवरी 1, 1966 एंड 25 मार्च 1971 उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है, प्रोवाइडेड
दे मीट द नेसेसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बाकी सब क्राइटेरिया देखेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन देखेंगे और उनको हम लोग बोलेंगे कि यार ये जो नेसेसरी एलिजिबिलिटी है अगर है तो हम उन्हें सिटीजनशिप देंगे, वरना नहीं देंगे। और जो 25 मार्च 1971 के बाद आए भाई, वो किसी हाल में इंडियन सिटीजन नहीं कहलाएंगे, वो फॉरेनर्स है, वो इलीगल है, उनको हम पक्का आइडेंटिफाई करेंगे, उनको डिटेक्ट करेंगे, डिटेन करेंगे और वक्त आने पर उनको डिपोर्ट करेंगे। तो 3 डी होता है, डिटेक्शन, डिटेंशन एंड डिपोर्टेशन। तो इन तीनों को हम करेंगे और ये हमारा काम है। तो इस तरह के 3 डिविजन्स आ गए। तो सेक्शन 6A इसी सीक्वेंस पे लाया गया था। सो एक बार बोर्ड पे देख लो। तो सेक्शन 6 से तुम्हें क्वेश्चन आएगा, सेक्शन 6 से स्पेसिफिकली किसको टारगेट कर रहा है? ये उन बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को टारगेट कर रहा है जो जनवरी 1, 1966 और 25 मार्च 1971 के बीच में आ रहे। देखो, मैं जब ये टॉपिक पढ़ाता हूं या मैं बताता हूं तो बहुत सारे लोग, खासकर हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो दोस्त हैं, उनको काफी पॉलिटिकली सेंसिटिव लगता है। आई एम श्योर कि उनको ज्यादा अच्छे से फील हो रहा होगा कि ये ठीक है कि गलत है या वॉटेवर। मेरा काम वहां पर जाना है ही नहीं, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इस टाइम पर मैं एक एजुकेटर हूं, कोर्ट में मैं एक लॉयर हूं। सो मेरा काम लॉ करते टाइम, लॉ पे आर्ग्यू करते टाइम और एजुकेट करते टाइम 2 कंप्लीटली अलग काम है। इस टाइम पर मैं अपने विचार नहीं रखता हूं। क्लास में या मैं यूट्यूब पर या फिर स्पेशल क्लासेस में जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो मैं सिर्फ पढ़ा रहा होता हूं। आई एम जस्ट प्लेसिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स। एज अ लॉयर आई एम एंटाइटल्ड टू आर्ग्यू योर पॉइंट ऑफ व्यू। उससे पहले एज एन एजुकेटर ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम तुम्हें एग्जाम पास कराना है। तो द पॉइंट यहां पर यह है कि अब इस सेक्शन 6A को चैलेंज कर दिया गया और इसको चैलेंज कर दिया गया कि माय लॉर्ड, ये सेक्शन 6A जो है, ऑलराइट, ये इलीगल है, इसको हटाया जाए बिकॉज इट इज टेकिंग अवे द वेरी आइडेंटिटी ऑफ असम। और वहां पर एक डेमोग्राफिक चैलेंज है। आपका ये सेक्शन 6 है, हम लोग को मंजूर नहीं है, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मेक श्योर दैट इट इज रिमूव्ड। सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज हुआ और ये सारा का सारा कॉन्टेक्स्ट इसी बेसिस पे चैलेंज हुआ है कि डेमोग्राफिक बैलेंस ऑफ असम बदल गया है। जो असम की इंडिजिनस पॉपुलेशन है उसके मुकाबले अब भी वहां पर इतने सारे, जबकि सेक्शन 6A आ भी गया है, लेकिन वहां पर जमीन, रिसोर्सेस, प्रॉपर्टी, नौकरियां, सब चीजों में प्रॉब्लम आ रही है। इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए। और यही चैलेंज होते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने हाउएवर इन अ मेजॉरिटी जजमेंट सेड नो। और वर्ड यूज किया गया लिव एंड लेट लिव। उन्होंने बोला कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व, जो प्रियम्बल है उसके नीचे 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 जाते जाते एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, दैट इज फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब है हम सब भारतीय हैं, हम एक फैमिली है। नाउ क्वाइट अ बिट टाइम हैज पास्ड ऑन दैट पार्ट। 1966 टू 1971 के बीच में, यानी कि 50 साल के आसपास ज्यादा हो चुका है। 2-3 पुश्ते वहां पर रह चुकी हैं। इट विल नॉट बी प्रैक्टिकल टू रिमूव देम। जो हो गया सो हो गया, एंड लेट दिस कंटिन्यू इन द स्पिरिट ऑफ फ्रेटर्निटी। सो बहुत सारे, मैं फिर बोल रहा हूं, हमारे बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के मित्र या बहुत सारे बाकी भी लोगों को इससे ऑब्जेक्शन हो सकता है, होने को हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इन सो फार एज दिस एग्जाम इज कंसर्न, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आसाम अकॉर्ड को अपहोल्ड कर लिया गया। सो आसाम अकॉर्ड पे तुम्हें 2-3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक कि वो कौन से डेट्स में आइडेंटिफाई होता है, फिर दूसरा कि आसाम अकॉर्ड कब साइन किया गया था, और तीसरा कि ऑब्वियसली वो सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1985। मेरा काम तुमको एग्जाम पास कराना है और उसके बेसिस पे तुम्हें ये 2-3 क्वेश्चंस आने के बहुत हाई चांसेस है। आई होप तुमको ये बात समझ में आ गई है। सो इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मैंने तुम्हें ये भी एक और करंट अफेयर समझा दिया। देयर आर 2 करंट अफेयर्स ऑलरेडी डन। लेट्स गो टू करंट अफेयर नंबर 3। करंट अफेयर नंबर 3 अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग एक लीगल चैलेंज भी था, एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। ये टॉपिक डील करता है विद द माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी।
नाउ ये क्वेश्चन इतने बार तरीके से पूछा जा सकता है, आई थिंक 5-7 क्वेश्चन तो सामने सामने मुझे दिख रहे कि माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू अगेन। सो पहली बात करेंगे माइनॉरिटी स्टेटस के बारे में। सो माइनॉरिटी स्टेटस पढ़ने के लिए हमको एक आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, एंड दैट आर्टिकल इज आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ आर्टिकल 30 of the Indian Constitution deals with religious and linguistic minorities to establish and administer educational institutions. ये शब्द ना इतने आराम से समझ में आता नहीं है, सो मैं तुमको एक एक वर्ड जरा ध्यान से समझाता हूं। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड गेट अ ग्रास्प ऑफ द एंटायर टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आज दूसरी बार हमको जिन्ना का नाम लेना पड़ रहा है। तो जिन्ना ने एक कॉन्सेप्ट को बड़ा भुनाया एज अ पॉलिटिकल इशू, और उसी की वजह से फाइनली ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन हुआ और पाकिस्तान बना। और वो जो शब्द था वो था माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक। ये वर्ड मुस्लिम लीग बनने के बाद ब्रिटिशर्स ने इनको एक गिफ्ट दे दिया था मुस्लिम लीग को कि भाई तुम इस शब्द का बड़ा प्रयोग करो। जब 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स पास हुए तो ब्रिटिशर्स को लगा कहीं ये हिंदूज और मुस्लिम साथ में मिलके ब्रिटिशर्स को धक्के मार के बाहर ना निकाल दें। सो दे डिसाइडेड टू एक्सपेरिमेंट विद देयर ओल्ड टाइम टेस्टेड फॉर्मूला येट अगेन, एंड दैट वाज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ये ब्रिटिशर्स हमेशा से ही करते थे, अंग्रेजों का बड़ा पुराना फॉर्मूला है ये, द फॉर्मूला ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो उन्होंने यहां पर कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम बनाया। व्हाट इज दैट? कि जी मुस्लिम्स की वोटिंग अलग होगी, मुस्लिम्स के कैंडिडेट्स अलग होंगे, और ये लोग अपने ही तरीके से, ऑलराइट, ये अपने ही तरीके से वोटिंग करेंगे, अपने ही लोगों को चुनाव करेंगे। हैविंग सेड सो, जब मुस्लिम्स का ये सिस्टम हुआ, इसको अपीजमेंट पॉलिसी का नाम दिया गया, तुष्टीकरण। एक तरीके से ये लोग एक को फेवर कर रहे थे ताकि दूसरे के मन में डिसकंटेंट आए और ये डिवाइड एंड रूल हो जाए, तोड़ दो दोनों के बीच में। लेकिन ये जो वर्ड माइनॉरिटी डाला गया ना, कि यह हम इसलिए कर रहे तुष्टीकरण क्योंकि ये कम है नंबर्स में, ये फॉर्मूला ना चल गया, ब्रिटिशर्स के लिए भी चल गया, एंड एट अ लेटर स्टेज ये मुस्लिम लीग की इस डिमांड के लिए भी चल गया कि यार पार्टीशन करा के छोड़ा। अब राजनीति में होता क्या है कि जब कोई फॉर्मूला चल जाता है ना, तो उसमें राइट एंड रॉन्ग नहीं देखा जाता, उसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि भाई ये चला कि नहीं चला, और उसी बेसिस पर इन्होंने ये फॉर्मूला चला दिया। अब जैसे ये फॉर्मूला चल गया तो यू हैव टू रियलाइज कि जब पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन इंडिया में आज भी बहुसंख्यक, और उस टाइम भी बहुसंख्यक यानी कि मेजॉरिटी में थे हिंदूज एंड हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन। तो अब फाउंडिंग फादर्स यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाते टाइम उनको ये बड़ी टेंशन थी कि अब कहीं ना कहीं ये भी टेंशन आने लग जाएगी माइनॉरिटीज में, क्योंकि और भी तो माइनॉरिटीज है, सिर्फ मुस्लिम्स ही थोड़ना है, और मुस्लिम्स भी तो थे ही इंडिया में, ऐसे थोड़ा था कि सारे मुस्लिम्स चले गए थे, वेरी सब्सटैंशियल नंबर ऑफ मुस्लिम्स थे। तो बोला कि कहीं ये दोबारा बात तो नहीं स्टार्ट हो जाएगी, कहीं एप्रीहेंशन तो नहीं स्टार्ट हो जाएगी कि यार ये हिंदूज या हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन हमें डोमिनेट कर जाएगी। सो टू एड्रेस दिस फियर विच ऑब्वियसली वाज नॉट देयर इन द फर्स्ट प्लेस, लेकिन फिर भी टू एड्रेस दिस एप्रीहेंशन दो आर्टिकल्स डाले गए। एक आर्टिकल डाला गया आर्टिकल 29 और एक डाला गया आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दोनों की हेडिंग डाली गई कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब ये नाम है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, बट एक्चुअली इसका जो एम है, इफ यू रीड डीप इनसाइड देम, इफ यू लुक एट इट क्लोजली, it is clearly saying that it is for protection of religious and linguistic minorities। धर्म के नाम पर अल्पसंख्यक और लैंग्वेज के नाम पे जो अल्पसंख्यक है उनको हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में जो आर्टिकल 29 है, लिखते चले जाओ, जो जो मैं बोलता जा रहा हूं कंटिन्यूअसली कीप राइटिंग दैट। जो आर्टिकल 29 है उसमें वर्ड यूज किया गया कि जो भी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर है, यानी कि जिसका अलग से लैंग्वेज है, अलग से स्क्रिप्ट है, अलग से कल्चर है, उसको पूरा अधिकार है, वो भी मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है
टू प्रोटेक्ट इट, कंजर्व इट। बात तो सही है यार कि तुम्हें डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर है तो तुम्हें उसको कंजर्व करना है, वरना तुम हिंदूज या हिंदी डोमिनेटेड होने का चांस है। अब सवाल यह पैदा होता है कि ये तो बोल दिया सर आप आर्टिकल 29 में कि आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, लेकिन करोगे कैसे? और करने का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 30, जो तुम्हारे बोर्ड पे लिखा हुआ है। आर्टिकल 30 बोलता है दैट द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कैन एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द चॉइस। पहली लाइन को ध्यान से देखो कि आप कैसे कंजर्व करोगे, आपका डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर कैसे कंजर्व होगा? वो होगा विद आइडिया कि तुम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बना सकते हो। होल्ड ऑन, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये थ्योरेटिकल टॉपिक रहा नहीं, इट इज अ मच कंट्रोवर्शियल टॉपिक, तो इसको ध्यान से देखना बड़ा जरूरी है। बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। तो यहां पर लिखा हुआ है guarantees the right of minorities to establish and administer educational institution। माइनॉरिटीज को बोला है यार, जो भी रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, भाई तुम अपना ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना दो। वर्ड समझो, बड़ा जरूरी है। इसमें क्या जरूरी है? इसमें जरूरी यह है कि माइनॉरिटीज का यह अधिकार है। वेट, नाउ यू विल अंडरस्टैंड दिस बेटर। तो अब मैं क्विकली चले जाता हूं, रीडिंग अबाउट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विच इज द प्रेजेंट मैटर। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो था वो पहले मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, जिसको सर सैयद अहमद खान ने बनाया था 1877 में। सैयद अहमद खान एक एजुकेशनिस्ट थे और उनका इरादा यह था कि मुस्लिम्स को अपलिफ्ट किया जाए। मुस्लिम्स में एजुकेशन की कमी उनको बड़ी खलती थी। उन्होंने बोला कि ऐसे कॉलेजेस बनाए जाए, ऐसा एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए, कॉलेज बनाया जाए राधा, जिसमें कि मुस्लिम्स को मौका मिले कि वो इंग्लिश एजुकेशन का फायदा उठा पाए एंड वो उनका डेवलपमेंट का रास्ता था। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1920 में कन्वर्ट हो गया इनटू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में बनी, वही MAO कॉलेज, माओ कॉलेज, अब बना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और उसके लिए उस टाइम की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया और उसका नाम था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अब ध्यान से सुनना, ब्रिटिशर्स ने बनाई। टेक्निकली स्पीकिंग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ब्रिटिशर्स के एक लॉ में बनी और ब्रिटिशर्स ही उसको मोर और लेस कंट्रोल करते थे। उसका कुछ लॉर्ड रेक्टर वगैरह उसको कंट्रोल करते थे, वहां पे सब कुछ ब्रिटिशर्स का ही चल रहा था। नाउ दैट इज वेयर थिंग्स आर गोइंग टू टर्न वेरी कंफ्यूजिंग। तो इस हिस्ट्री को याद रखना बड़ा जरूरी है। देन एंड ओनली देन यू विल अलाउ दिस पार्ट। तो सारा सवाल यहां पर यह आता है, इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एज एन द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 30 or is it not? Yes or no? No easy answers and you have to first understand। तो एक बार बैकग्राउंड में याद रखना, आर्टिकल 30 है रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, और रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अपने फायदे के लिए खुद बनाते हैं ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो आर्टिकल 30 अलाउ करता है। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑल्दो स्टार्टेड एज MAO कॉलेज और माओ कॉलेज, लेकिन 1920 में वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू बने थे और ब्रिटिशर्स वर कंट्रोलिंग इट। फेयर। अब सारा सिचुएशन हो जाता है कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है। सो एक केस हुआ अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1967 में। अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1967 इज द फर्स्ट केस जो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में यह चैलेंज किया गया कि माय लॉर्ड, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमारे अनुसार शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला करेक्ट, लेकिन क्यों नहीं है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन? बिकॉज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ब्रिटिश लॉ में ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, मुस्लिम कम्युनिटी ने बनाई थी। गो बैक टू आर्टिकल 30। मैंने तुम्हें 3-4 बार पॉइंट आउट किया कि आर्टिकल 30 अलाउ करता है, किसको अलाउ करता है?
रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को अलाउ करता है टू मेक दीज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। और यहां पर वो एक पर्टिकुलर फ्रेज इज मिसिंग। रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ने बनाया नहीं है, ये बनाया है एक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। सबसे पहली बात है कि जैसे गवर्नमेंट एंटर कर जाती है, एंड आई एम नॉट सेइंग तब की उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात, आज भी अगर गवर्नमेंट एंटर कर गई तो वो आर्टिकल 30 वाला इंस्टीट्यूशन रहेगा ही नहीं। सिंपल एज दैट। बिकॉज वो रिलीजियस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी नहीं हुआ तो फिर वो आर्टिकल 30 नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट सेड देयर एंड देन, जैसे ही तुम ये बात बोलते हो कि ब्रिटिशर्स ने बनाया है, वन, दूसरा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है, टू, तो भाई वेयर इज द क्वेश्चन of Article 30 coming into the picture? It no longer satisfies the requirement of a minority institution. Henceforth, we should not be calling it as Aligarh Muslim University as a minority institution. Having said so, ये फैसला आते ही 1981 में पार्लियामेंट ने इस लॉ को अमेंड ही कर दिया। बोला ब्रिटिश ये जो लॉ है, जो ये AMU एक्ट जो 1920 में बना था, हम उसी को चेंज कर देते। और उन्होंने दोबारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया। और इन्होंने लॉ में खुद डाल दिया, राइट, कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बनाया था मुस्लिम्स ऑफ इंडिया ने। यार ये थोड़ा सा फनी हो जाता है। जस्ट बिकॉज मैं पार्लियामेंट हूं या जस्ट बिकॉज मैं लॉ बना सकता हूं और मैं रात को दिन लिख दूं, तो क्या वो सच हो जाता है? इट डजंट वर्क दैट वे। ऑलराइट, बट पार्लियामेंट ने ये कर दिया और मैं उस टाइम पे रीजंस नहीं देना चाहता। एज आई टोल्ड यू, मैं इस टाइम पर सिर्फ एजुकेट करना चाहता हूं। ये फैक्ट एंड फिगर्स है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक्ट ही चेंज कर दिया गया और बोला गया कि आपको तो इस बात से ताज्जुब हो रहा था ना, आपको तो इस बात से एतराज था कि AMU ब्रिटिशर्स ने बनाया था, फॉरगेट अबाउट इट। आज के बाद हम लोग लिख रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ने नहीं, AMU को मुस्लिम्स ऑफ इंडिया ने बनाया था। अब सैटिस्फाइड, लेट अस गो बैक और AMU को माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया जाए। अब ये थोड़ा सा फनी था बिकॉज पार्लियामेंट ने अचानक थोड़ा ना पूरा फैक्ट एंड फिगर बदल दिया। तो पार्लियामेंट अगर कल ये लिख कर दे दे कि जी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में ना होकर 1926 में हुआ, डज नॉट मीन कि ऐसा होने वाला है। सो वो तो जो है, जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स है। आइदर वेज ये इन्होंने लॉ बना दिया। अब इस लॉ को फिर चैलेंज कर दिया गया इन द इलाहाबाद हाई कोर्ट, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2005 में इस अमेंडमेंट को खारिज कर दिया, स्ट्रक डाउन कर दिया। बोले ये क्या मजाक है, यू कैन डू अबाउट दिस पार्ट। और अजीज बादशाह जजमेंट जो कि पहले आई थी वो एब्सोल्युटली ठीक थी। 1964 की जजमेंट करेक्ट है। हमें नहीं लगता कि यू कैन स्टार्ट मेकिंग सच चेंजेस कि आपने लिख दिया जी ब्रिटिशर्स ने नहीं बनाया, मुस्लिम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, वी आर गोइंग टू रिमूव दिस पार्ट। अब ये हो गया तीसरा, तो अजीज बादशाह, फिर अमेंडमेंट, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट। अब इस इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट को फिर चैलेंज किया गया इन द सुप्रीम कोर्ट। और इस टाइम जब चैलेंज किया गया तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी अपेलेंट थे और उस टाइम की यूनियन गवर्नमेंट की सरकार भी इसकी अपेलेंट थी। तो उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट को चैलेंज की, इस जजमेंट को चैलेंज कर दिया। बोला माय लॉर्ड, हमने जो लॉ बनाया था 1981 में उसको अपहोल्ड किया जाए और अजीज बादशाह की जजमेंट को ओवर रूल किया जाए। धीरे धीरे वक्त गुजर गया। 2014 में द प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट आ गई, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने अपनी बात वापस रख ली। बोले हमें कोई अपील नहीं करनी, वी आर गेटिंग आउट ऑफ दिस केस कंप्लीटली। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कंटिन्यू करती रही और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में यही आर्ग्यूमेंट होता रहा कि माय लॉर्ड, वो जो है अमेंडमेंट है वो ठीक है, हम लोग मुस्लिम्स ऑफ इंडिया ने बनाया था, लेट अस हैव दिस 1920 वाले लॉ को भूल जाओ और इस बेसिस पर हमको एब्सोल्युटली माइनॉरिटी स्टेटस दे दो। एंड सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली इस 1967 वाली जजमेंट को, अजीज बादशाह की जजमेंट को ओवर रूल कर दिया और उन्होंने बोला कि वी थिंक कि हमें ओरिजिनल इंटेंशन समझ में आनी चाहिए। ओरिजिनल नीयत क्या थी? ओरिजिनल नीयत थी मुस्लिम्स का अपलिफ्टमेंट, मुस्लिम्स की प्रोटेक्शन। और क्योंकि एक स्टैच्यूट आ गया, जस्ट बिकॉज एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट आ गया, हमें नहीं लगता दैट शुड बी एन ऑब्स्टेकल बिटवीन डिफाइनिंग और डिफरेंशिएटिंग
somebody who decided to uplift a religious and linguistic minority vis-a-vis the rights of Article 30. तो हमको नहीं लगता that this is important, and that is why AMU is an extension of MAO College and it was intended to uplift Muslims, and that is why हमें लगता है ये absolutely ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट ये recent judgment है, 2024 की judgment है. There is minority status not lost because institution was created by statute. Supreme Court overrules 1967 judgment against Aligarh Muslim University. Having said so, effectively Supreme Court ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को रिस्टोर कर दिया, कंसिडरिंग दैट नाउ AMU स्टैंड्स एज अ इंस्टीट्यूशन और एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 30. तुम्हारे इसके ऊपर क्या विचार है, ये तुम्हारे मर्जी है, मुझे उससे कोई खास मतलब है नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर आंखों पे. वी आर डन विद दिस टॉपिक. तो हमारा एक और टॉपिक हो गया. 3 न्यूज आइटम्स हमने मेजर न्यूज कर लिए. Let us go to the news number 4. All right. और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग था. न्यूज नंबर 4 is related to the Unlawful Activities Prevention Act of 1967. ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग लॉस है. इस पे क्वेश्चन भी आए हुए, बट अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967 क्यों इंपॉर्टेंट हो गया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नाउ इसके आसपास की जो न्यूज थी वो थी ये एक स्टेटमेंट बाय आवर ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर साहब मिस्टर अमित शाह. उन्होंने लिखा, डू नॉट हेजिटेट टू इन्वोक UAPA. अमित शाह टेल्स स्टेट पुलिस एंड सेंट्रल एजेंसीज. तो उन्होंने बोला कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967 को यूटिलाइज करो, बिकॉज ये जिस पर्पस के लिए बना था उसमें आपको रुकना नहीं चाहिए. देश की अखंडता, देश की यूनिटी, इंटेग्रिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो जैसे ही ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से लॉ की बात हो रही है. सो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967 अनलॉफुल एक्टिविटीज से डील कर रहा है. नाउ हुआ ये था, देखो ये ऐसी बात नहीं है कि ये 1967 में ही सब कुछ हुआ था. राइट. इंडिया जब बना भी था ना, तब भी इंडिया का जो स्ट्रक्चर था और इंडिया का जो पूरा इवेंट था, इंडिया में एक्सटर्नल और इंटरनल स्टेबिलिटी पे बड़ा मेजर थ्रेट डे 1 था. धीरे धीरे ये थ्रेट और बढ़ने लग गया इन द नेम ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलाइट मूवमेंट, बाद में टेररिज्म एंड सो ऑन सो फोर्थ. हमारा अगर फंडामेंटल राइट्स देखोगे तो उसमें एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज C, दैट इज फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन. फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के अनुसार हम कोई भी ग्रुप बना सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, सोसाइटीज बना सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं. लेकिन हम ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते, हम ऐसा कोई ग्रुप नहीं बना सकते, ऐसी कोई सोसाइटी नहीं बना सकती जो इलीगल या एंटी नेशनल एक्टिविटीज करे. तो सर रोकोगे कैसे? हाँ, रोकने के लिए हमने बनाया अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967. अनलॉफुल एक्टिविटीज ऑफ प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967 अनलॉफुल एक्टिविटीज को रोकता है. अगर आपने ऐसा कोई ग्रुप बनाया जो कि यूनिटी इंटेग्रिटी के खिलाफ जाता है, जो हमारी सॉवरेनिटी के खिलाफ जाता है, तो हम इस लॉ को इस्तेमाल करके हम उस ऑर्गेनाइजेशन, उस एसोसिएशन को अनलॉफुल डिक्लेयर कर सकते हैं. हम उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकते हैं, हम उसको बैन कर सकते हैं, हम उसके अकाउंट्स को फ्रीज कर सकते हैं. इन अदर वर्ड्स हम उसको कंप्लीटली स्टॉप कर सकते हैं. इन अदर वर्ड्स तुम ये नहीं बोल सकते कि यार हमारा तो फंडामेंटल राइट है अंडर एसोसिएशन. सॉरी, उसमें जो रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है वो उसके अंतर्गत फॉल करता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट. एंड हैविंग सेड सो, अगर हम इस लॉ को इस्तेमाल करेंगे, बाय नो मींस कैन यू टेक द डिफेंस ऑफ आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज C. तो ये किसके ऊपर अप्लाई करता है? नाउ सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ये दोनों पर अप्लाई कर सकता है, इंडियन एज वेल एज फॉरेन नेशनल. ऑल्सो ये दोनों पर, दोनों तरह की एक्टिविटीज पे कर सकता है. यानी कि आप इसका इस्तेमाल तब भी कर सकते हो अगर कोई एक्टिविटी इंडिया के टेरिटरी के अंदर हो रही है या फिर इंडिया के टेरिटरी के बाहर हो रही है, यानी कि फॉरेन के लिए हो रही है. सिर्फ फर्क ये है, और रादर हमको ये ध्यान रखना है कि ये हमारे देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी के खिलाफ खतरा है. वी कैन यूटिलाइज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट विदाउट थिंकिंग ट्वाइस. तो इसमें पेनल्टीज भी क्या होगी?
हाँ, इसमें पेनल्टीज कैन एक्सटेंड ऑल द वे टिल डेथ सेंटेंस एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ये एक डेटरेंट का काम करेगा, मतलब लोगों को डर भी तो लगना चाहिए कि अगर देश के खिलाफ काम करोगे, ऐसी कोई एसोसिएशन बनाओगे तो खतरनाक पनिशमेंट्स मिल सकती है। तो ये भी तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है, ऑल द वे टिल डेथ सेंटेंस एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इसमें सजा मिल सकती है। आमतौर पे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो होती है उनको अपनी काम खत्म करने के लिए, चार्जशीट फाइल करने के लिए या तो 60 डेज मिलते हैं या 90 डेज मिलते हैं। अगर क्राइम बड़ा सीरियस हो ना, जिसमें 10 साल से ज्यादा की सजा या डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट हो, और उस पर्सन को उस टाइम पे कस्टडी में भी रखा जाए, तो भी पुलिस के पास या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास 90 दिन होते हैं, 90 डेज टू फाइल द चार्जशीट, यानी कि अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के लिए। और अगर हल्का हो क्राइम, यानी कि दैट क्राइम जिसमें 10 ईयर्स से कम की सजा हो या डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट ना हो, तो 60 डेज में काम खत्म करना होता है। यहां पर प्रोलॉन्ग, उससे डबल टाइम प्रैक्टिकली मिलता है। 180 डेज तक का टाइम मिल सकता है पुलिस को या फिर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को टू फाइल चार्जशीट। और वहां पर भी बात नहीं खत्म होती, वहां पर भी अगर जरूरत महसूस हो तो और ज्यादा एक्सटेंशन मिल सकता है। तो ये तो ज्यादा ही स्ट्रिंजेंट है। ये ज्यादा स्ट्रिंजेंट इसलिए है ताकि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अपना काम ढंग से कर पाए, अदरवाइज ये सारा का सारा काम खत्म हो जाएगा। 2004 में एक बड़ा मेजर चेंज आया। द पॉइंट वॉज कि टेररिस्ट एक्टिविटीज को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया। देखो, मैंने तुम्हें हमेशा ये बात बोली है कि लॉ जो है वो वक्त के साथ बदलता है। इट्स लाइक अ कैट एंड माउस गेम। वक्त के साथ लॉ में चेंजेस होना जरूरी है। जैसे जैसे टेररिज्म स्टार्टेड राइजिंग, हमको यूएपीए में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भी अंदर इंक्लूड करना पड़ा। तो यूएपीए ऑफ 1967 में हम लोगों ने इंक्लूड कर दिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इसके नाम दे दिया गया। आई डोंट नो वेदर यू विल सी, ये एक्चुअली लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है अंडर सेक्शन 35 ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज। बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, लश्कर ए तैयबा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसी 35 ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर दिया गया। तो प्लीज अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट टेक द डिफेंस ऑफ आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1C कि जी आपने बैन कैसे कर दिया। भाई तुम गलत कर रहे हो, तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967 में इसको इंक्लूड कर लिया जाएगा। एक और बात 2019 में चेंज की गई। नाउ दिस वाज आल्सो द नीड ऑफ द आवर। करते क्या थे, देखो जैसे तुम लॉ चेंज करोगे ना, तो जो लॉ तोड़ने वाले वो और होशियारी करने लग जाते। तो सपोज मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया, अब वो क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदल के वो जो इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो वही काम करते हुए कंटिन्यू करते जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन बंद हुई तो क्या हुआ, वो इंडिविजुअली काम करने लग जाएंगे, वही टेररिज्म का। तो 2019 में एक मैसिव चेंज किया गया। बोला जरूरी नहीं है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एज अ ग्रुप ही है। अगर कोई इंडिविजुअल भी है तो भी हम उसको टेररिस्ट घोषित कर सकते हैं और उसकी एक्टिविटीज को भी इलीगल माना जा सकता है। दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि यार जरूरी नहीं है कि एज अ ग्रुप ही तुम चल रहे हो तो अपना नाम बदल देंगे, ओके, फिर बढ़ जाएंगे, फिर 100 लोगों का ग्रुप होगा, वो 100 अलग अलग लोग हरकतें करेंगे। हमें तो प्रिवेंशन ऑफ एक्टिविटीज करनी है ना। यहां पर हमने इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट घोषित करना स्टार्ट कर दिया और एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को बोल दिया कि तुम डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हो टेरर एक्टिविटीज में कि इन्वेस्टिगेशन में। पहले स्टेट पुलिस का ही काम होता था, अब एक सेंट्रलाइज स्पेशलाइज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनआईए फंक्शन कर सकती है। ये भी हुआ, ये सारे के सारे एमसीक्यूज है। सो ऑल ऑफ दीज आर इंटरेस्टेड इन दिस पार्ट। सो जब भी स्ट्रिंजेंट लॉ बनता है, जब भी कोई स्ट्रिक्ट लॉ बनता है ना, तो एक तरह से लोग खुश होते हैं कि चलो जी अब ये ऑर्गेनाइजेशन को या देश की सुरक्षा में बढ़ोतरी होगी। लेकिन जो प्योरेस्ट ऑफ लॉ है, जो कि वो भी जरूरी है, वो सोचते हैं कि यार ये जो लॉ है इसका कहीं मिसयूज हो गया तो, राइट, और होता ही होगा क्योंकि जब स्ट्रिंजेंट लॉ होगा तो बहुत सारे लोग ह्यूमन राइट केसेस वगैरह सब चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, स्टूडेंट्स स्पार्किंग पब्लिक डिबेट की यार ये किस किस के ऊपर यूज कर रहे हो। ये हमेशा की ट्रेजेडी है, दिस इज नॉट न्यू, ये हमेशा ही होगा। तो देयर विल ऑलवेज बी सम पीपल सेइंग कि यार ये ड्रैकोनियन लॉ है, ये स्ट्रिक्ट लॉ है। तो हमेशा क्या होता है, द रिक्वायरमेंट इज स्ट्राइकिंग अ बैलेंस। लाइक एवरीथिंग एल्स इन लाइफ, तुम्हें ये बैलेंस करना पड़ेगा। तो देयर हैव बीन मेनी एक्टिविटीज
ऑलराइट, और मेनी ऑफ दीज पार्ट्स हैव कम, बट मेंस के लिए हम इस पर एक डिस्कशन कर सकते हैं कि कैसे इन स्ट्रिंजेंट लॉज को हम लोगों ने ऐसे यूज करना है कि काम भी हो जाए और ह्यूमन राइट्स भी मेंटेन रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स भी मेंटेन रहे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब मैं इसकी बात कर रहा हूं ना, ये स्ट्रिक्ट लॉ या फिर चेकिंग ऑन दी स्ट्रिक्ट लॉज, आई थिंक ये आइटम नंबर 5 जो हमारे पास है, न्यूज आइटम नंबर 5, दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टडी। ये है जिसको मैं नाम देता हूं बुलडोजर जजमेंट। मेरे ख्याल से फोटोग्राफ देख रहे तो मैं समझ में आ जाएगा कि हम उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां पर एक ऐसा प्रोसेस हो रहा है या किया जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑर्डर पर अगर कुछ उनको इलीगल दिखता है, कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इलीगल प्रॉपर्टी को जगह पर पब्लिक प्रॉपर्टी को हथिया लिया गया है, तो गवर्नमेंट वहां पर उस चीज को डिमोलिश कर देती है, उस स्ट्रक्चर को डिमोलिश कर देती है यूजिंग बुलडोजर। नाउ इसको चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला नॉट डन, ये हम एक्सेप्टेबल नहीं कर सकते, बिकॉज ये कंट्री में रूल ऑफ लॉ है। बुलडोजर डिमोलिशन चिलिंग साइट, एग्जीक्यूटिव कैन नॉट डिमोलिश प्राइवेट प्रॉपर्टी विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किए बिना आप ये नहीं कर सकते। एग्जीक्यूटिव जुडिशरी नहीं बन सकता। तुम्हें मालूम है एक सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है इंडिया में। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी अपना अपना रोल करते, दे आर ऑल डूइंग आर इन देयर ओन डोमेन। तो अगर एग्जीक्यूटिव इसे आर्बिट्ररली करने लग जाए तो फिर तो रूल ऑफ लॉ ही उड़ जाएगा। तो पूरे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी का जो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, यही वायोलेट हो जाएगा। और तुम्हें मालूम है सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट इंडिया के बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का इंटेग्रल पार्ट है। तो जी ये तो सब कुछ ही खतरनाक हो जाएगा। और हम ना इस चीज से बड़ा डरते हैं। जब भी हम लोग, तुम लोगों ने लगान मूवी देखी ना, तो इसमें ये जो ऑफिसर था ये एग्जीक्यूटिव था। अब उसको एक दिन दिल किया कि चलो जी मैच खेलेंगे, अगर तुम हार गए तो तुम्हें 3 गुना लगान देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव आर्बिट्ररीनेस, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव की मनमानी। हम ये नहीं होने दे सकते, बिकॉज अगर ऐसे होने लग जाए तो जो चाहा मन माना जस्टिस करने लगेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नथिंग डूइंग, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस। अगर कुछ गलत किसी ने किया है, पूरा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया जाएगा, जुडिशरी उसका फैसला करेगी और फिर पनिशमेंट देगी। एग्जीक्यूटिव कैन नॉट रिप्लेस द जुडिशरी इन परफॉर्मिंग द कोर फंक्शन। ये एडजुडिकेशन का काम केवल जुडिशरी का है, तुम इसको अपना रोल ना बनाओ। एंड दैट इज वाई तुम डिक्लेयर नहीं कर सकते। तुम्हारा काम है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे पास लेकर आओ, तुम चार्जशीट बनाओ, जो करना करो, आखिरी फैसला हमारा होगा। हम ये फैसला करेंगे कि इसके बारे में करना क्या है। सो ऑल ऑफ दिस विल बी डन ओनली अकॉर्डिंग टू अस। ये अगर नहीं हुआ तो डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी। जो मर्जी एग्जीक्यूटिव, जो मर्जी ऑफिसर जैसा मर्जी करेगा, वोंट वर्क। एंड दैट इज वाई वी विल नॉट अलाउ दिस। इनफैक्ट ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला कि घर का सपना कभी ना छूटे, नो डिमोलिशन शुड बी कैरिड आउट विदाउट प्रायर शो कॉज नोटिस। और वो भी शो कॉज नोटिस दिया जाएगा, उस शो कॉज नोटिस को लोकल म्यूनिसिपल लॉस में दिया जाएगा, या फिर 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, जिसमें 15 दिन मैक्सिमम होगा। उसके बाद वो जवाब देगा जिस पार्टी के अगेंस्ट तुम नोटिस भेजोगे। अगर हमें वो जवाब के अनुसार तुम वो ट्रायल रखोगे, फिर जुडिशरी यानी कि कोर्ट फैसला करेगी कि कौन क्या सजा का हकदार है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये ऑन सेपरेशन ऑफ पावर। बुलडोजर जजमेंट नाम से नहीं आएगा क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ पावर से जरूर आएगा ये क्वेश्चन। आई होप तुमको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। मैंने पूरा टॉपिक तुमको डिटेल में समझाया। आई डिड नॉट मिस दिस एनी ऑफ दीज टॉपिक्स, ताकि तुम लोग एक ही वीडियो से सबके सब रिवाइज कर पाओ। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस एंड आई होप यू हैव लर्न फ्रॉम दिस एंड मेड नोट्स ऑफ दिस, बिकॉज एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा इट विल रियली कम हैंडी। आइदर वेज मैं तुम्हें एक और बार स्वागत कर रहा हूं टू ज्वाइन अनअकैडमी फ्रॉम ड्रीम टू रियलिटी विद इंडियाज टॉप एजुकेटर्स। 50% ऑफ चल रहा है। use my code SETLive and I'll be very, very, very happy to teach you. I hope you have enjoyed this. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless. Thank you and Jai Hind.